नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संदीप चौधरी है। मैं आज आपको साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, है ना, यानी मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, साइकोलॉजी। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले ये आवश्यक है कि हम ये जान लें कि ये विषय हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी हमें, है ना। तो और ये आया कहाँ से, कब इसकी शुरुआत हुई, हम अपने विषय में या अपने फील्ड में इसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो साइकोलॉजी शब्द जो है या मनोविज्ञान जो है वो प्रारंभ से ऐसा ही नहीं था। प्रारंभ से ये आया एक और विषय है जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी विषय का नाम उसकी डेफिनेशन दे देता है अपने आप। जैसे कि दर्शन शास्त्र, है ना, दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी, है ना। हिंदी में शायद हम ना समझ पाए, लेकिन जैसे ही हम इंग्लिश में इसका नाम लिखते हैं फिलॉसफी, तो हम समझ जाते हैं कि क्या है। फिलॉसफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिल और सोफी। फिल का अर्थ होता है प्रेम और सोफी का अर्थ होता है, सोफी का अर्थ होगा आपका बुद्धि। इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धि प्रेम। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रारंभ से लोगों ने जब ये डिसाइड किया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, ठीक है, ये सोचना प्रारंभ किया, अपने अनुभवों को बांटना प्रारंभ किया, है ना, तब इस दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और ये वही लोग थे जो बुद्धि को प्रेम करते थे। इसका मतलब जिनमें सच में विवेक था। ऐसी बात नहीं है, विवेक औरों में भी था, हर व्यक्ति में विवेक है, लेकिन ये वो व्यक्ति हुए जिन्होंने जीवन को जी के आगे बढ़ के उनके अनुभवों को लोगों से साझा किया और ये बताया कि इस जीवन को कैसे सरलता से जिया जा सकता है और कैसे आत्मसंतुष्टि की जा सकती है जीवन को जी के, है ना। तो उनमें सबसे पहले जिसमें नाम आता है वो है आपका, आपने सुना होगा फिलोसोफर का नाम सुकरात। इन्हें इंग्लिश में सोक्रेटिस कहते हैं। तो अब आपके एग्जाम में सवाल जहां से बनते हैं वहां से मैं प्रारंभ करता हूं। सवाल पहला बनता है कि दर्शन शास्त्र के जो सबसे पहले जो फिलोसोफर हुए हैं फिलोसफी के, उनकी जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 470 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सुकरात के विषय में ये कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या, नहीं पढ़े लिखे थे तो इन्होंने अपना जीवन को जीना प्रारंभ किया और उसी तरह से जीवन को जीना प्रारंभ किया और उसी तरीके से इन्होंने लोगों को अनुभव बांटना प्रारंभ किया कि कैसे इस जीवन को जी के हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इसको बहुत आसानी से जिया जा सकता है। तो इन्होंने इसके लिए लोगों को प्रवचन देना प्रारंभ किया। ठीक है, जाते थे, अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करते थे और उन्हें प्रवचन देना प्रारंभ करते थे। लोग इन्हें फॉलो करने लगे। अंत में होते होते, अच्छा, किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए आवश्यक है कि आप उसे एक कहानी की तरह पढ़ें, जिससे क्या है आपको एक तरह से याद रहेगा। वैसे ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये 4 लाइनों में ख़त्म हो सकती हैं, सीधे सीधे बताऊंगा और ये खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि मैं आपको एक कहानी की तरह बताऊंगा और इतिहास आपको याद रहेगा कहानी की तरह। क्योंकि इतिहास में इतनी सारी चीज़ें, आप देखा होगा इतिहास हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, इतनी सारी चीज़ें अगर याद रखेंगे तो भूल जाते हैं हम, और कहानी की तरह याद रखेंगे तो शायद बेहतर आपको याद रहेगा, है ना। तो ये पढ़े लिखे नहीं थे। हुआ क्या कि इन्होंने इतना ज्ञान बांटना प्रारंभ किया कि वहाँ के एक राजा हुए, ये यूनान में पैदा हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को ये लगने लगा कि ये आदमी नास्तिक है, ईश्वर को मानता ही नहीं है, ये कहता है जो हूं मैं हूं। तो इन्होंने इनको मृत्युदंड दे दिया राजा ने।
इनके एक बहुत अच्छे शिष्य हुए हैं जो बाद में इनसे भी फेमस फिलोसोफर हुए, जिनका नाम है प्लेटो। तो प्लेटो और उनके और आसपास के लोग थे, वो गए इनके पास, सुकरात के पास, जेल में। इन्होंने कहा कि हम आपके लिए सेटिंग कर लेंगे, कल आपको मृत्युदंड दिया जाएगा और आप यहाँ से निकल लीजिए। तो ये इन्होंने जवाब दिया कि मनुष्य, मतलब आप देखिए कि अपने जीवन के अंतिम समय में भी ये क्या कर रहे हैं, ये फिर फिलॉसफी दे रहे हैं, फिर कुछ बातें जीवन के लिए कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि जीवन दो तरीके से जिया जाता है और दो तरीके से जीता है हर इंसान, एक विचारों से, एक शरीर से। तो मैंने जीवन भर विचारों से जीवन जिया है और अब आप ये कहना चाह रहे हैं मुझसे कि मैं विचारों को छोड़ के इस शरीर से जीवन जीऊं, ये मेरे लिए असंभव है। मैं आपके जो आपने प्रस्ताव रखा है उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत आभार है सभी लोगों का, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इस जीवन से अच्छा है मैं विचारों के साथ जीऊँ। मैं अगर कल प्राण त्यागता हूँ तो ये जीवन मेरा अमर हो जाएगा, मेरे विचार अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने किया भी वही, इन्हें अगले दिन जहर का प्याला दिया गया और ये वहाँ पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो अब जो सवाल बनता है सुकरात से, वो दूसरा सवाल है कि इनके जो बहुत प्रिय शिष्य हुए या बहुत बड़े फिलोसोफर शिष्य हुए, उनका नाम है प्लेटो। तो प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो के गुरु थे ये सुकरात। अगला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये आता है कि प्रश्नोत्तर विधि के संस्थापक, कई बार पूछा गया है ये यूपी टेट में, प्रश्नोत्तर विधि के संस्थापक। ठीक, ये तीन सवाल यहां से बन जाते हैं। और आप एक बार और ये चीज देख लीजिए कि ये तो इनका जन्म था, अगर पूछ लिया जाए इनकी मृत्यु तो 399 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है, जो उन्होंने जहर का प्याला लिया लगभग 71 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसके बाद इनके दूसरे जो आगे आने वाले इनके दूसरे शिष्य हुए जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे वो थे प्लेटो। मैं इसे रफ करूंगा। दूसरे हुए प्लेटो। ये क्या थे, इनके बारे में क्या सवाल बनते हैं? प्लेटो सुकरात के शिष्य होने के साथ साथ ये यस्सर वाले थे, मतलब जो जो सुकरात ने कहा वो सब इन्होंने लिख दिया। विज्ञान या इतिहास इन्हें कुछ किताबें बहुत योग्य व्यक्ति मानती हैं और कुछ किताबें सिर्फ ये मानती हैं कि इन्होंने बस लिख दिया उसको, क्योंकि ये पढ़ लिख गए थे। तो इनके लिए जो पहला सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि सुकरात के शिष्य थे। दूसरा जब भी बनेगा, संवाद विधि के प्रवर्तक, संवाद विधि के प्रवर्तक। अगला सवाल देखिए, यूपी टेट में क्या है, सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ भी समझने वाले नहीं आएंगे, सीधा आप उसे याद करेंगे और वो आप वहाँ लिख देंगे, है ना। इसीलिए ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि संवाद विधि के प्रवर्तक कौन है, सीधे सवाल आएगा। अगला सवाल जो बनता है वो ये बनता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे इसलिए इन्होंने एकेडमी की स्थापना की। एकेडमी के संस्थापक। अब ये एकेडमी क्या है, होता क्या था, जब पढ़े लिखे लोग एक ग्रुप बना देते थे, ठीक है, उनके कई सारे फॉलोअर्स हो जाते थे। अब वो फॉलोअर्स जो उनका गुरु है वो उनको ज्ञान दे रहा है और वो फॉलोअर्स और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, धीरे धीरे एक बड़ा ग्रुप बनता चला जाता था और उसी को कहते हैं एकेडमी। तो एकेडमी की स्थापना का श्रेय प्लेटो को जाता है। ठीक है, अब इनका जो जन्म है मैं इधर लिख देता हूं, जन्म जो है इनका वो 428 या किसी किसी किताब में 427 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद प्लेटो हो गए, इनके बाद प्लेटो के एक और शिष्य हुए, ठीक है, जिनका नाम था और बहुत फेमस हुए, अरस्तु।
ये अरस्तु ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी का जनक। मनोविज्ञान का पिता। अभी क्या है, अभी मनोविज्ञान पर तो हम पहुंचे ही नहीं है। अभी ये मनोविज्ञान का पिता हमने बाद में कह दिया है इन्हें, ये आप याद रखिएगा। आप कहें कि ये मनोविज्ञान का नहीं, मनोविज्ञान तो भी आया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ दर्शन शास्त्र चल रहा है और उसी की एक शाखा मनोविज्ञान चल रही है। ये तो जाकर 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। ठीक है, तो अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। और अरस्तु के बारे में सबसे फेमस सवाल जो बनता है वो ये है कि अरस्तु आगमन निगमन विधि के संस्थापक हैं। कोई भी ऐसा सवाल बचेगा नहीं जिसको मैं बताऊं नहीं। मैं आपको ये आगे आगमन और निगमन विधि बताऊंगा, ठीक है, कि ये है क्या, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, पूरी एक प्रोसेस है जिसमें शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आगमन विधि मतलब जो नोन है उससे अननोन की तरफ जाना, जो सरल है उससे कठिन की तरफ जाना, दैट इज आगमन विधि। उदाहरण से नियम की तरफ जाना, आगमन विधि, और ठीक उल्टा नियम से उदाहरण की तरफ आना, निगमन विधि। ठीक है, तो यहां से ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल जो बनता है, कभी कभी ये एक बार आपके उसमें दिल्ली वाला जो होता है DSSB, ठीक है, उसमें आया हुआ है कि एकेडमी ऑफ माइंड किसे कहा जाता है, सॉरी माइंड ऑफ एकेडमी, माइंड ऑफ एकेडमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट थे इन सारे मनोवैज्ञानिकों में। ठीक है, ये यस सर वाले थे। और ये क्यों सर वाले थे? इसीलिए इन्हें मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ये कहते थे कि कोई भी अगर आदमी जीवन अपना जी रहा है, ठीक है, तो व्यवहारिक रूप से उसे क्या परेशानियां आ रही हैं और उन परेशानियों को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये सब खोज करते थे, खोज करता थे एक तरह से। इसीलिए आपको ज्ञात हो कि अरस्तु को जूलॉजी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 500 प्लांट्स पे, वो 500 अलग अलग जीव जंतुओं पे अपने लेख लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है। इसलिए जो अरस्तु हैं वो क्यों सर वाले बंदे थे, अगर है तो क्यों है, इसीलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे आगे अंतिम व्यक्ति, ठीक है, जो उसके बाद जिन्होंने साइकोलॉजी की बात की, वो फिर साइकोलॉजी होने के बाद, साइकोलॉजी का जन्म होने के बाद उन्होंने, और लोग आएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद आई डेकार्टे। डेकार्टे से रिलेटेड सिर्फ दो बातें हैं। पहली बात, डेकार्टे को प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक। अब सबसे कंफ्यूजिंग सवाल ये है कि जब मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, और प्रथम मनोवैज्ञानिक कैसे कह रहे हैं हम? डेकार्टे को। क्यों कह रहे हैं? आपको ज्ञात होगा कि पहले जो जिन्हें आप झूला छाप डॉक्टर भी कहते हैं, वैद्य कह देते हैं, उन्हें बेसिकली वैद्य ही कहते थे, डॉक्टर नहीं कहते थे। उसका एक कारण था कि उनके पास डिग्री नहीं हुआ करती थी, इनके पास सारी डिग्री थी। ये डिग्री लेके मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, वो लोग जो इससे पहले हुए वो अनुभव से मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, दूसरा सवाल, इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार में, मानव व्यवहार के लिए गणितीय विधियों का प्रयोग किया। तो ये सवाल बनता है कि गणितीय विधि का प्रयोग सबसे पहले मानव व्यवहार में किसने किया था? तो डेकार्टे ने किया। ठीक है, ये यहां तक बात आ गई। अब मैं आपको ले चलता हूं, यहां तक तो फिलॉसफी की बात चल रही थी और ये सारे लोग दर्शन शास्त्र की तरफ चलते जा रहे थे। लेकिन अब बात आएगी 16वीं शताब्दी में। 1590 की बात है। 1590 ईस्वी में
एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रुडोल्फ गोल्कोय। रुडोल्फ गोल्कोय ये एक ऐसे वैज्ञानिक हुए रुडोल्फ गोल्कोय, ठीक है। 1590 में रुडोल्फ गोल्कोय ने सर्वप्रथम, अच्छा ये मैं लिखता क्यों जा रहा हूं, जिससे आप नोट्स बना लें, है ना, क्योंकि एक बार हम उसे देख लेते हैं फिर भूल जाते हैं, तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक, अपनी बुक जिसका नाम था साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। ठीक है, अब साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो कर दिया, ठीक है, लेकिन यहां तक जो मनोविज्ञान था, ठीक है, यानी साइकोलॉजी था, उसे माना क्या जाता रहा। लोगों ने, दर्शन शास्त्रियों ने क्या किया, इसे दो भागों में तोड़ा। एक आता है साइकी और दूसरा है लोगोस, ठीक है। साइकी का मतलब होता है सोल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जिसका मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो सन 16वीं शताब्दी तक, 1590 चल रही है, सन 16वीं शताब्दी तक इस साइकोलॉजी जो मूल विषय है, इसका अर्थ रहा आत्मा का विज्ञान, ठीक है। तक इसे क्या कहते रहे, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। चूंकि आपको पता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, लोग और होशियार होते गए, सब चीज में इंप्रूवमेंट होता गया, तो इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। लोगों ने कहा कि विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान, और काय का, आत्मा का। लोगों ने कहा आत्मा ना दिखती है ना होती है किसी की नजर में, तो इसीलिए साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या है, इस आत्मा का विज्ञान जो लोगो था, साइकोलॉजी शब्द का मतलब, इसको समर्थन करते रहे सुकरात, डेकार्टे, अरस्तु और प्लेटो, चारों। लेकिन इसके बाद 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इसका लोगो चेंज किया गया और आत्मा का विज्ञान बन गया आपका मन का विज्ञान। ये बन गया आपका मन का विज्ञान, ठीक है, या इसे मस्तिष्क का विज्ञान भी कहते हैं, है ना। हुआ क्या कि इस समय और साइकोलॉजिस्ट आए, जिनमें से एक हैं आपके पोम्पोनोजी, एक हैं आपके थॉमस रीड। इन लोगों ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि ये संभव ही नहीं था कि किसी चीज में इंप्रूवमेंट ना हो, है ना। तो 18वीं शताब्दी यानी 1879 में, 17-18वीं दोनों शताब्दी में यही चलता रहा, और 19वीं शताब्दी आते आते 1879 में क्या हुआ, एक और मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम वुंट। विलियम वुंट। अब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक प्रयोगशाला खोल दी। जो आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। ये सवाल कई बार बना है, प्रथम मनोविज्ञानशाला कब और कहां खोली गई, 1879 में। कहां खोली गई, जर्मनी के लिपजिंग शहर में, जिसे आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि ये
प्रयोग के लिए खोली गई, कोई प्रयोगशाला प्रयोग के लिए होती है, प्रयोग के लिए खोली गई, तो यहां से इसका लोगो चेंज हुआ और ये हो गया चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट ने इसे क्या कह दिया? चेतना का विज्ञान। और इनके समर्थक जो हुए उनमें थे विलियम जेम्स और इनके समर्थक हुए टिचनर, ये इसके समर्थक हुए। विलियम वुंट ने प्रयोगशाला खोली, आप इससे कोरिलेट कीजिएगा। विलियम वुंट ने प्रयोगशाला खोली, इसलिए विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। एक चीज और, अब जो प्रयोग हैं वो काय पे कर रहे थे? ये कर रहे थे चेतनाओं की संरचना पे। किस पे? चेतनाओं की संरचना पे, क्योंकि चेतना का विज्ञान कहा था इन्होंने मनोविज्ञान को, तो इसीलिए इनका एक और नाम पड़ा, यार एक और इन्हें उपाधि दी गई, इन्हें कहा गया संरचनावाद का जनक। ठीक, ये रही बात विलियम वुंट की, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, संरचनावाद का जनक। ठीक, जब चेतना का विज्ञान तक बात आ गई, 19वीं शताब्दी आ गई, तो आपको पता है फिर मैंने वही बात है कि लोग एक बात पे कहाँ टिकने वाले हैं, तो कोई ना कोई अपना एक लॉजिक निकालेगा। तो फिर से यही हुआ कि 20वीं शताब्दी आते आते, ठीक है, और आपके मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, चेतना का विज्ञान है, लेकिन अब आप जैसा कि पढ़ते हैं साइकोलॉजी में कि मन के तो 3 भाग हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन, तो बाकियों का क्या? तो फिर परिभाषा बदली और 20वीं शताब्दी में जो परिभाषा आई वो आपकी हो गई, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इसके समर्थक जेबी वॉटसन, ठीक है, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, ये सारे जो अभी लास्ट जो हम पढ़ते हैं वो सारे जो हैं व्यवहारवाद के कहे जाते हैं, इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है। रिसेंटली 21वीं शताब्दी में एक शब्द और जोड़ दिया गया है, वैसे ये भी बहुत व्यवहारिक रूप से चल रही है, व्यवहार का विज्ञान के साथ साथ कह दिया व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। ये 21वीं शताब्दी में कह दिया ये व्यवहार व मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। ये आपकी प्रेजेंट में ये परिभाषा चल रही है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान आया। बेसिकली मनोविज्ञान था ये कि जीवन को हम जिएं, उसमें आने वाली परेशानियों को दूर करें। किस तरीके से दूर करें? व्यवहार को जानकर, मेरा व्यवहार क्या है मैं उसको जान लूं और उसके आधार पे जो उसमें समस्याएं आ रही हैं उसे, उन समस्याओं को मेरे ही अनुसार दूर किया जाए। और शिक्षा में ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चे को शिक्षा बच्चों से ही प्रारंभ होती है। बच्चे को शिक्षा में क्या परेशानियां आ रही थी और उसके व्यवहार को जानकर उसकी परेशानियों को दूर किया जाए, ये रहा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। और यही आपका बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाया कि बच्चे की शिक्षा के बारे में हम जानकारी लें कि बच्चा कहाँ पीछे जा रहा है, कहाँ आगे जा रहा है, उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए, उसका व्यवहार क्या है उस हिसाब से। ठीक है, कभी कभी होता है कि बच्चे आपको परेशानियां नहीं बता पाते हैं, तो ये शिक्षक का दायित्व है कि वो जाने कि बच्चे में आखिर परेशानियां कहाँ हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है। ये भी कैसे पता चलेगा? मनोविज्ञान से पता चलेगा। बच्चा नहीं बता पाएगा स्टार्टिंग में कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, किस फील्ड में अच्छा हूँ। ये शिक्षक निर्धारित करेगा कि ये आखिर सच में ये जाना कहाँ चाहता है। यही चीज़ सच शिक्षा मनोविज्ञान में ज़रूरत पड़ी। तो ये रहा आपका साइकोलॉजी का छोटा सा इतिहास। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपकी बाल मनोविज्ञान पे। धन्यवाद।